हेलो स्टूडेंट्स, आज के लिए टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये साइक्लो वर्ड आया है साइक्लिक पाथ के लिए, और ट्रॉन्स जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल के लिए है। तो ये जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, इसका यूज़ किया जाएगा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, उन्हें साइक्लिक पाथ में घुमाकर काइनेटिक एनर्जी गेन की जाएगी और फिर वो किसी विंडो से बाहर आएगा और टारगेट को डीपली पेनिट्रेट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए अरेंजमेंट है। इसके अलावा हम एक अरेंजमेंट और ले सकते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कुछ डिस्टेंस तक सेटअप करते हैं, जैसे कि पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, फील्ड अप्लाई करेंगे, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। बट इसमें दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी चार्ज पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस तक एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा, फिर उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा। अगर हम लीनियर एक्सेलरेटर लगाते हैं तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए लीनियर अरेंजमेंट लगाते हैं, तो चार्ज पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी में गेन नहीं कर पाएगा। और लिमिटेशन ये होगी कि चार्ज पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक्सेलरेट होगा, देन उसकी स्पीड फिर कम हो जाएगी। इसीलिए 1934 में फिजिसिस्ट है बेटा एक E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टोन, इन दोनों साथियों ने इस साइक्लोट्रॉन को डिजाइन किया और ये न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस डिवाइस को डिजाइन किया। M.S. लिविंगस्टोन एंड E.O. लॉरेंस। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोट्रॉन है क्या? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल। ये वर्ड आप जरूर ध्यान रखेंगे, हैवी चार्ज पार्टिकल। जो लाइटर पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका यूज नहीं करते, इसमें यूज करते हैं हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जैसे आयंस को या चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल होगा बेटा इसका कि चार्ज पार्टिकल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और यानी कि ऑसिलेटर मींस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल चलेगा तो वो एक्सेलरेट होगा। इसका प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखेंगे, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड बढ़ती है। लेकिन जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो 90 डिग्री पर उसका पाथ क्या होता है? सर्कुलर। तो हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे यहाँ पर। एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि चेंज होगी, जो इन मेटेलिक डी शेप मेटेलिक चैम्बर्स हमने लिए हैं। ये डी शेप मेटेलिक चैम्बर अंदर से होलो है, इनमें से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमने इसलिए लगाया कि एक बार में एक डीज पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। और मेटेलिक इसलिए लिए हैं क्योंकि इनके अंदर जब चार्ज पार्टिकल चलेगा ना, वो अंदर घूम रहा होगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस बीच वाले रीजन में ही काम करेगी। और ये जो दोनों ही मेटेलिक डीज हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वो चार्ज पार्टिकल को साइक्लिक पाथ में घुमाएंगे, आधा सर्कल जैसे कंप्लीट करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, फिर उसकी स्पीड चेंज होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएगी, एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ में घुमाएगी। ठीक है, अगली बार जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी। हम थोड़ा डिटेल में इसकी वर्किंग में समझेंगे। तो इसका प्रिंसिपल है, व्हेन ए हैवी चार्ज पार्टिकल इज मेड टू पास थ्रू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन with the help of strong magnetic field, then it acquire high energy। और उस हाई एनर्जी को एक्वायर करके जब वो किसी विंडो से बाहर आएगा तो वो टारगेट को डीपली पेनिट्रेट करेगा। तो इसके बारे में इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, यूज और लिमिटेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। सो स्टूडेंट्स देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा आप? इसकी कंस्ट्रक्शन में प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन भी आ गई। प्रिंसिपल में हमारे पास दो मेटेलिक डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स हैं, ये दोनों अंदर से होलो है। ओके, इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऐसा डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, हम ऐसे सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ मैं क्रॉस लगा दूंगा बेटा। इसमें क्रॉस मींस क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बोर्ड, आप प्लेन ऑफ पेपर लिखिए।
ये दो मेटेलिक डीज है, इन दोनों मेटेलिक डीज में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है। ओके, देखिए इन दोनों ही डीज को हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ मैंने HF लिखा है, इट मींस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये जो मेटेलिक डीज हैं ये इवैक्यूएटेड हो सकती है या इनके अंदर कोई भी गैस है उसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर इनसाइड द डीज दैट इज 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। एंड जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है इसकी जो वोल्टेज है दैट इज 10⁴ वोल्ट। 10⁴ वोल्ट इसके हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वोल्टेज है। कुछ वैल्यू है तो आप याद रखेंगे। यहाँ होगा सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एक ऐसी अरेंजमेंट जिससे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होगा। स्टार्टिंग में होगा क्या, यहाँ चार्ज पार्टिकल, ये स्पेस ऑफ चार्ज पार्टिकल और ये D है D1, इन दोनों को डीज बोलते हैं बेटा इकट्ठा, ठीक है। दिस इज D1 डीज एंड दिस इज D2 डीज। आप अज्यूम करें कि स्टार्टिंग में ये जो D है ये पॉजिटिव है, D1 और D2 नेगेटिव है। जो कि चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है, जब वो चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो चलेगा तो उसकी यहाँ स्पीड 0 होगी इनिशियली। यहाँ जैसे वो इस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इस दूसरी डीज के अंदर एंटर करेगा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी v1 है और v1 जैसे ही वो इसमें एंटर करेगा उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि हमने क्रॉस मींस मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है। यहाँ मैंने ऐसे उसे इस डायग्राम में इमेजिन किया है कि ये जो रूफ है ये नॉर्थ पोल है और ये फ्लोर जो है साउथ पोल है, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ मैंने इस प्रकार के डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वॉल्व और ये डायरेक्शन होगी चार्ज पार्टिकल की। ड्यू टू दिस फोर्स ये जो v वेलोसिटी से एंटर करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ में मूव करा देगी और द सर्कल कंप्लीट करके जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल v1 वेलोसिटी से गया उसका यहाँ हाफ सर्कल कंप्लीट होगा और जैसे ये बाहर आएगा हम उस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इक्वल टू F equal to QVB sin theta and theta is 90 degree. So F equal to QVB. This magnetic force act as centripetal force. This magnetic field force act as centripetal force and we can write, ये कैलकुलेशन आप पहले भी कर चुके हैं, magnetic force on charge particle in magnetic field is equal to F equal to QVB. This is magnetic force. And this magnetic force act as centripetal force which is equal to mv square over r. So from equating equation first and second, qvb equal to mv square over r, आप यहाँ से v कैंसिल करेंगे and the value of v is equal to qbr over m। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, एंड टाइम पीरियड वी नो इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर qb। ये कंप्लीट सर्कल के लिए पाथ है, लेकिन यहाँ हाफ सर्कल ही कंप्लीट हुआ है। सेमी सर्कुलर पाथ के लिए जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का दैट इज पाई m ओवर qb। इतने ही सेम टाइम में जैसे जब वो पार्टिकल इससे बाहर आएगा उस समय के लिए ये जो D2 डीज है वो पॉजिटिव हो जाएगी और D1 नेगेटिव हो जाएगी। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस समय कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ वेलोसिटी में, चार्ज पार्टिकल v1 स्पीड से ही मूव करेगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या वर्क कर रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है। चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर किया और फिर से वो रिवर्स हो गया। अगर हम उसे लीनियरली एक्सेलरेट करें तो हमें काफी बड़ी अरेंजमेंट चाहिए। इसके लिए हम उसे साइक्लिक पाथ में रिवर्स करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं हम उसको एक्सेलरेट कराने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, रोटेट करने के लिए। ओके, सो जैसे वो चार्ज पार्टिकल इस फिर से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, फिर उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी v2 है। जब वो यहाँ एंटर करेगा इसमें v2 वेलोसिटी से वो एंटर करेगा, फिर जैसे ही आप देख रहे हैं v1 से ज्यादा स्पीड है v2
और स्पीड जैसे ज्यादा होगी तो रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास, हम इन तीनों क्वांटिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल d1 टू d के अंदर एंटर करेगा, अगेन उसका रेडियस काफी बड़ा हो जाएगा, रेडियस उसका बढ़ जाएगा। रेडियस जैसे इंक्रीज हुआ, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ v3 हो जाएगी। आप देख रहे हैं हर स्टेप में जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, फिर से वेलोसिटी v4 होगी। तो ऐसे ही अब इस अरेंजमेंट में देखेंगे, चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटर करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रेडियस बढ़ेगा। ओके, रेडियस इंक्रीज होने के पीछे कारण है वेलोसिटी का इंक्रीज होना। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इन इस रीजन में, और ये दोनों डीज मेटेलिक हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर आपको पता है 0 होती है। तो यहाँ जब चार्ज पार्टिकल डीज के अंदर मूव करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फिनोमेना होगा, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सो ऐसा ही प्रोसेस उसमें रिपीट होती रहेंगी। और जब चार्ज पार्टिकल जब ऐसे ही मूव करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, वो किसी एक विंडो से बाहर आकर उसके सामने जो टारगेट रखा है उस टारगेट को डीपली वो पेनिट्रेट कर देगा। ये तो मैंने इसकी बेटा वर्किंग एक्सप्लेन की। अब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाए उससे पहले एक बार फिर से वर्किंग देख लीजिए। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये नॉर्थ आप इमेजिन करें कि ये रूफ है जिस रूम में आप बैठे हैं अभी, एंड साउथ पोल आप इमेजिन कीजिए फ्लोर को। और इस रूम के अंदर ये दो मेटेलिक डीज है, ये बॉक्स है बोलो, इवैक्यूएटेड मेटेलिक चैम्बर है। या तो इवैक्यूएटेड होंगे, अगर इवैक्यूएटेड नहीं है तो काफी कम प्रेशर होगा किसी भी गैस जो हम इनके अंदर फिल करेंगे, दैट इज 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मर्करी कूलम। ओके, और जो यहाँ हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अटैच किया है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, एक फिक्स टाइम में इस इनकी पोलैरिटी को चेंज करता रहेगा। दोनों ही मेटेलिक डीज की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। D1 जैसे पॉजिटिव है, T दिस मच टाइम के बाद वो फिर से वो D1 नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। जब तक रिपीट होगी, जब तक चार्ज पार्टिकल बाहर ना निकल आए एनर्जी में गेन करते हुए। सो वो जो चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव करेगा, और एक समय पर वो इस ये जो विंडो हमने यहाँ अटैच कर रखी है, इस विंडो से बाहर आकर वो काफी स्पीड से, काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो टकराएगा टारगेट पर और उसको डीपली पेनिट्रेट कर देगा। जो प्रोसेस हम चाहते हैं वो हम अचीव कर लेंगे। तो हमने इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनाया है समझने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लीजिए आप। यहाँ आपको पता लगा कि दोनों टाइप की जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। साइक्लिक सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सो हम अज्यूम कर लेंगे कि जब वो चार्ज पार्टिकल जब बाहर आ रहा है तो उसका मैक्सिमम जो रेडियस है, दैट इज आर मैक्सिमम। मैक्सिमम रेडियस ऑक्युपाई the circular path of the charge particle is r maximum, and corresponding velocity is v maximum, and magnetic force on charge particle is given by, we know magnetic force Fm equal to q v maximum and b, we know sin theta is 90 degree। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज किया कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो फोर्स उस पर अपवर्ड लगेगा। ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल फॉर्म्स अ सेमी सर्कुलर लूप इनसाइड द d2 डीज। दिस इज d2 डीज एंड दिस वन इज d1। ओके, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल force and magnitude of centripetal force is given by mv square maximum over r maximum. This is centripetal force. So we know this magnetic force act as centripetal force. So q v maximum v equal to m v maximum square r, that is r maximum। V maximum इस साइड से हम कैंसिल कर देंगे, एंड द वैल्यू ऑफ R maximum इक्वल टू mv maximum डिवाइडेड बाय qb, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल while moving the metallic beams।
This is our first equation. Okay. We can calculate maximum kinetic energy of charged particles. So maximum kinetic energy of charged particle, and maximum kinetic energy of charged particle is denoted by kinetic energy maximum, which is equal to half mv square, that is half mv square maximum. So students, kinetic energy equal to, that is half m, and the value of v maximum here is qb r maximum divided by m, that is value of v. Okay, and the formula is q square b square r square maximum divided by 2m. That is the expression for maximum kinetic energy of charged particle. Okay, that is our this is third equation, and this one is fourth equation. Similarly, we can calculate time period also, and time period of circular path is given by, जो चार्ज पार्टिकल है जब वो d1 ds के अंदर मूव कर रहा है, इस d2 ds के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है स्पीड पर और रेडियस पर. वी नो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल. इसलिए जब वो चार्ज पार्टिकल ये इस सर्कल को कंप्लीट करता है तब भी वो t समय पर ही बाहर आएगा, और इतने बड़े रेडियस को कवर करेगा फिर भी उसके लिए समय t रहेगा. तो चाहे वो कितना भी बड़ा सर्कुलर लूप ले, जैसे ही रेडियस इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा. टाइम पीरियड रिमेन्स सेम, वो अभी हम चेक कर लेते हैं. सो टाइम पीरियड स्मॉल t से मैंने डिनोट किया है सेमी सर्कुलर लूप के लिए, एंड टाइम पीरियड इक्वल टू, वी नो टाइम पीरियड इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ टू द velocity of the circular path. So t equal to, हम मैक्सिमम वाला केस लेंगे, ये तो मैक्सिमम वाला है. So circumference of the circular path is वैसे तो पाई 2 पाई r है, बट यहाँ लिखेंगे पाई r maximum, and velocity, the value of v maximum is qb into r maximum, and m यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. r मैक्सिमम आप कैंसिल कर देंगे. सो टाइम पीरियड इज पाई m ओवर qb. टोटल टाइम पीरियड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू is denoted by capital T, and which is equal to 2 into t, which becomes 2 pi m over qb. That is the time period of to complete a circular path. Okay, now we can calculate frequency, cyclotron frequency, that is cyclotron frequency. ये दो एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, which is equal to reciprocal of time period, which becomes qb over 2 pi m. So students, टाइम पीरियड आप देखिए, चाहे ये वाला स्मॉल t हो या कैपिटल T हो, दोनों ही फॉर्मूले में ना तो रेडियस है और ना ही वेलोसिटी है. इट मींस टाइम पीरियड टू कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस एज वेल एज वेलोसिटी. दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करेगा वो. इसलिए चाहे वो एक स्मॉल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके आए स्मॉल रेडियस का, या r मैक्सिमम रेडियस का हो, टाइम पीरियड उसका सेम रहेगा. That is the main point of the cyclotron. Similarly, we can calculate angular frequency of cyclotron. Similarly, आप इसकी angular frequency भी calculate कर सकते हैं. Okay? Next देखिए बेटा, हम इसकी limitation की बात करेंगे. Then uses. Limitations of cyclotron. लिमिटेशंस आपको अंडरस्टैंड करने से पहले एंड समझाने से पहले मैं थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करूंगा बेटा. आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी m इक्वल टू m नॉट ओवर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है. m जो है
वो मास है किसी बॉडी का अगर वो v स्पीड से चल रही है। m नॉट जो है ये मास है बॉडी का अगर वो रेस्ट में है, c भी द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि जो मास है वो वेरिएंट है, मास ऑफ a particle or mass of a particle or as well as a substance is variant. Mass of a particle is variant with speed, with speed. ये मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसलिए लिखी है, इसके जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम चार्ज पार्टिकल को लीनियर फील्ड से भी एक्सेलरेट करा सकते हैं, कोई भी सेटअप लगाकर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, जैसे हमने यहाँ फील्ड अटैच कर रखी है। लेकिन उसमें क्या होगा कि हम चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक लीनियर फील्ड में लगाते हैं तो ज्यादा वो वेलोसिटी का गेन नहीं कर पाता, और जैसे वो फील्ड से बाहर आएगा वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, वो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट हो नहीं पाएगा। इसके लिए हमने साइक्लोट्रॉन यूज किया, विच इज फार बेटर देन लीनियर अरेंजमेंट विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। सो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि चार्ज पार्टिकल को अगर हम ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी, मास चेंज हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं लाइट की जो स्पीड है, वैल्यू ऑफ c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब साउंड है, ह्यूमन बॉडी है, जितनी भी स्पीड से हम चलते हैं वो इसके कंपेरेबल है ही नहीं। साउंड की जो स्पीड है दैट इज 332 मीटर पर सेकंड, व्हिच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लाइट स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए नेचर में मास चेंज नहीं होता पार्टिकल्स का अगर वो कम स्पीड से चलते हैं। बट इमेजिन जैसे ये जो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स है, ये लाइट की स्पीड के कंपेरेबल चल सकते हैं, लाइट की स्पीड के बराबर या उसके आसपास स्पीड से चल सकते हैं। तो उससे होगा क्या, मास डिफर करेगा, मास बदल जाएगा। और आप यहां देखिए स्मॉल डी का जो फॉर्मूला है, इसमें अगर मास चेंज हो जाता है, मान लेते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ v1 स्पीड से चल रहा है और यहाँ उसकी स्पीड v2 है, और v2 का जो ऑर्डर है वो नियरली लाइट के स्पीड के इक्वल है। The order of velocity of charge particle that is v2 is equal to speed of light। तो इससे होगा क्या, वो चार्ज पार्टिकल जब बाहर आएगा वो इतने समय में बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगी इस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के साथ और इस टाइम पीरियड के साथ। तो वो जो चार्ज पार्टिकल इस विंडो से बाहर नहीं आ सकता, वो यही मूव करेगा। एनर्जी स्पीड तो बढ़ेगी बेटा, लेकिन हम जो वर्क करना चाहते थे वो वर्क नहीं हो पाएगा, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब बाहर आएगा तो उस समय हो सकता है कि ये जो डीज है हमें पॉजिटिव चाहिए वो नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ अब क्या होगा बेटा, जब जो चार्ज पार्टिकल इससे बाहर मूव करेगा, अगर वो ज्यादा स्पीड में, उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो इस टाइम पीरियड को और इसकी जो अरेंजमेंट है इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाएगा और उसकी वर्किंग पॉसिबल नहीं है और वो टारगेट को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। दूसरी इसकी लिमिटेशन देख लीजिए, फर्स्ट लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि इससे अगर हम लाइटर हल्के चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या होगा बेटा, वो हल्के चार्ज पार्टिकल तुरंत ही दूसरे तीसरे राउंड में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मास वो बाहर आ जाएंगे, सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी का गेन नहीं हो पाएगा। तो हैवी चार्ज पार्टिकल का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अंडरलाइन किया था। तीसरा एक कॉमन सा एग्जांपल है कि हम इससे न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। न्यूट्रल से इसलिए एक्सेलरेट नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स इफ चार्ज इज जीरो, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, नो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इफ द पार्टिकल इज न्यूट्रल। सो ये जो अरेंजमेंट है, जो वर्किंग है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो बेटा ये कुछ इसकी लिमिटेशन है। अब इसकी यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। सो यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन हम कहाँ यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है टू मॉडिफाइड द सॉलिड्स बाय एडिंग आयंस। सॉलिड की प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए उनके अंदर आयंस ऐड करते हैं और वो साइक्लोट्रॉन की हेल्प से पॉसिबल है। टू सिंथेसाइज न्यू और फ्रेश मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, नए और फ्रेश मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस न्यू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, क्योंकि ये जब ये पार्टिकल जाएगा और ये टारगेट पर टकराएगा, तो टारगेट के साथ टकराएगा तो इसका रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज कर सकते हैं बम्बार्डमेंट कराने के लिए। जैसे कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम अल्फा पार्टिकल को टकराते हैं गोल्ड न्यूक्लियस पर,
और उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो इससे न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम स्टडी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनका हम यूज कहाँ करेंगे? उनका हम यूज करेंगे मेडिकल पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस लाइक ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दी डिजीज, इसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए और उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये साइक्लोट्रॉन था, इसकी यूज, इसकी लिमिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये मैथमेटिकल डिटेल पूछ ली जाती है। अब यहाँ एक पॉइंट और है लास्ट, वो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का पर्पस क्या है साइक्लोट्रॉन में। तो देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस गैप में है, ये दो दीज हैं, दोनों मेटेलिक हैं, अंदर से होलो है। मेटल इसलिए लिया है कि जब चार्ज पार्टिकल इनके अंदर चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर ना हो, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस बीच वाले रीजन में वर्क करेगी। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांगली आपने वो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करा देगी। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पस है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेट, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे वो जब यहाँ आएगा उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, यहाँ और ज्यादा इंक्रीज होगी बेटा, यहाँ और ज्यादा वैल्यू उसकी बढ़ रही होगी, यहाँ और स्पीड इंक्रीज होगी बेटा। ऐसे जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जब वो विंडो से बाहर आएगा, दिस इज विंडो, जब इस विंडो से वो बाहर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी, और वो सफिशिएंट एनर्जी वाला जो पार्टिकल है, अब आप उसका यूज किसी भी न्यूक्लियर रिसर्च में, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। तो ये यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। 1934 में लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने इसे डिजाइन किया था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।